Hello, very good evening to all of you. So, welcome back to the channel. Uh, Today, we will be discussing about what happens once the project initiation document lands up in the R&D. So, as yesterday we have seen, what we have seen yesterday, how a generic molecule is selected, and based upon the complete selection process and all, once that is done, a document is filled up, usually by the business developmental person or the marketing personnel or whoever is the responsible authority, and this document is signed by all the higher ups, that so and so project is supposed to be started in R&D for developmental work for generic working. And then this document is circulated in the R&D, in the DRA department, in the analytical department. Everyone gets a copy of this document. This document usually consists of some information where the drug product is intended to be marketed, or who is the drug innovator available, what is the market size, and all. A brief description about whatever I have discussed yesterday is mentioned in this document. And once the document is submitted, then the R&D receives it, and from there onwards the work of R&D starts. So to begin with, exactly, जस्ट इट इज नॉट दैट कि डॉक्यूमेंट आ गया और चलो अभी काम करना शुरू कर डाले, ये कर डाले. आप ऐसे ही कोई भी ड्रग और कोई भी डोसेज फॉर्म सेलेक्ट करके यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में लोकल एफडीए होता है, स्टेट एफडीए होता है, एंड आपको उसकी परमिशन लगती है. यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनी ड्रग प्रोडक्ट, और you cannot have any drug substances in your R&D premises or plant premises, and unless and until you have the relevant licensing to have them at your site. और इस लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट को जो लगता है, ये डॉक्यूमेंट को हम फॉर्म 29 कहते हैं. तो फॉर्म 29 बेसिकली क्या होता है, ये आपको लाइसेंस देता है, आपको स्टेट एफडीए लाइसेंस देता है कि ये प्रोडक्ट को आप ये एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आप आपके पास रख सकते हो, और इसको जो भी डोसेज फॉर्म में आप बनाना चाहो उसकी परमिशन आपको है, उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. तो ये होता है फॉर्म 29. तो अभी फॉर्म 29 जो होता है बेसिकली ये परमिशन होती है. तो आपको दो फॉर्म 29 लगते हैं, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे नहीं लगते हैं. पहला एक फॉर्म 29 होता है जो कि आप R&D के लिए अप्लाई करते हो, जिससे आपको परमिशन मिलती है कि आप एपीआई लेकर आए, और एपीआई लाने के बाद में आप उसके ऊपर में फॉर्म 29, मतलब पहले आप एपीआई रखने के लिए परमिशन लगती है, और फिर फॉर्म 29 आप उसको उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म के लिए बनाने के लिए यूज कर सकते हो एपीआई. ये परमिशन मिलती है R&D के लिए. सिमिलरली जैसे आपका प्रोडक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, जब आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, और जब फिर टाइम आता है कि आपको प्रोडक्ट को स्केल अप करना हो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो वहां पर भी आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है फॉर्म 29. तो बेसिकली फॉर्म 29 इज नथिंग बट द परमिशन टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का परमिशन होता है. इसके बिना आप लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना नहीं सकते, एंड इट इज एज गुड एज ए ऑफेंस. और सेकेंड थिंग इज दैट आप अगर टैबलेट बना रहे हो तो आपके पास में टैबलेट का फॉर्म 29 होना चाहिए. आप अगर उसका सोल्यूशन बना रहे हो तो आपके पास सोल्यूशन का फॉर्म 29 होना चाहिए. आप सस्पेंशन बना रहे हो तो आपके पास सस्पेंशन का फॉर्म 29 होना चाहिए. ये नहीं कि आपने बस एक कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लिया और उसको आप अलग अलग डोसेजेस बना रहे हो. दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड एज पर स्टेट एफडीए. तो स्टेट एफडीए के हिसाब से आपको जब फिर फॉर्म 29 अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आप ऑनलाइन फिल करते हो स्टेट एफडीए के वेबसाइट पे, फॉर्म 30 फिलअप करते हो, और फॉर्म 30 फिलअप करने के ऊपर में आपको फॉर्म 29 मिलता है. बट अब इसमें अगेन और एक कैच है, आपको
एवरी टाइम जब आप फॉर्म 29 अप्लाई करते हो तो उसमें भी एक बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। वो रिक्वायरमेंट ये होता है कि आइदर जो भी मॉलिक्यूल आप प्रपोज कर रहे हो वो आपको डीसीजीआई से पहले कभी अप्रूवल उसका रहा हो आपके पास में, तो आप फॉर्म 29 अप्लाई कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट का प्रेफरेंस देके। अगर वो केस नहीं है तो आपको जो आपका फॉर्म 29 है, फॉर्म 29 लेने के लिए आपको फिर एक एनओसी लेना पड़ता है सीडीएसईओ से। सीडीएसओ अगेन एक डिपार्टमेंट है जो कि लाइसेंसिंग एक्टिविटी गवर्न करता है। तो आपको अगर फॉर्म 29 लेना है तो फॉर्म 29 ऐसा कोई प्रोडक्ट का, ऐसा कोई मॉलिक्यूल का आप ले रहे हो जो कि इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता है, तो इन दैट केस ये होगा कि आपको डायरेक्ट फॉर्म 29 लेना है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका अप्रूव्ड नहीं है या फिर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का यूएसपी, आईपी, बीपी ये सब मोनोग्राफ्स में कहीं अगर ये अवेलेबल नहीं है, मोनोग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको फॉर्म 29 लेने से पहले आपको पहले एनओसी लेना होगा सीडीएसईओ से। आपको एनओसी जब आप लोगे तो एनओसी में आप फिर डिटेल्स अगेन दोगे आपके एनओसी जब आप लोगे तो एनओसी में अगेन आपको मोनोग्राफ्स वो सब प्रोवाइड करने होंगे और उसके बेसिस पे मिलता है अगेन। और अगर आपका पास में जो पर्टिकुलर डोसेज और जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आपको टारगेट करना है, आपको उसके लिए एनओसी लेना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म 29 अप्लाई होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म 29। कुछ केसेस में आपको फॉर्म 29 डायरेक्ट मिल जाता है अगर वो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल हो। तो अगर इंडिया में एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं हुआ तो आप पहले सीडीएसईओ को लिखोगे, वहां पर आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, पिछले कुछ अगर परमिशंस लिए हैं तो वो अप्लाई करोगे। अगर वो नहीं रहा, डीसीजीआई से जो परमिशन मिलता है वो नहीं रहा, तो आप मोनोग्राफ्स वो दोगे उस पर्टिकुलर फार्माकोपिया का और उसके बेसिस में ये फॉर्म 29 को अप्लाई करोगे। तो फिर जब तक आपको फॉर्म 29 नहीं मिलता है आप ये नहीं ले सकते हो, आप उसके प्रोडक्ट के ऊपर में काम नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी एक परमिशन टू मैन्युफैक्चर द ड्रग, ये एक हो गया है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि आपको जो भी जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी जब से डिस्कस कर रहे थे, ये तो हो गई आपकी एक परमिशन इसके लिए। इसके अलावा और एक आपको रिक्वायरमेंट होता है। ये रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप जेनेरिक बना रहे हो तो आपको इनोवेटर सैंपल लगेगा, यूएस मार्केट का, यूरोप मार्केट का, या जो भी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो। तो वो सैंपल अगेन आप ऐसे ही उठाकर ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। तो उसके लिए अगेन आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करना होता है और वो इंपोर्ट लाइसेंस के बेसिस पे आप इनोवेटर इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी इसमें भी दो टाइप के इंपोर्ट लाइसेंस होते हैं। एक इंपोर्ट लाइसेंस जो होता है वो खाली आपके डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए, आप मतलब इनोवेटर को ला रहे हो, उसका इनविट्रो एनालिसिस कर रहे हो, इसके लिए एक लाइसेंस लगता है। इसके अलावा आपको जो दूसरा लाइसेंस लगता है वो बीई स्टडीज के लिए लगता है। पायलट बीई स्टडी और पिवोटल बीई स्टडी अगर करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इनोवेटर को डोज करोगे आपके टेस्ट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, ब्लड प्रोफाइल कंपैरिजन के लिए, प्लाज्मा प्रोफाइल कंपैरिजन के लिए। तो ये जो इनोवेटर होता है वो आपको बीई स्टडी के अंदर लाना होता है, नॉट ऑन डेवलपमेंट स्टडी। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि चाहिए तो आप दोनों बीई स्टडी का लाइसेंस और डेवलपमेंटल लाइसेंस एक साथ अप्लाई कर दे या एक एक करके कर दे। लेकिन यूजुअली जो बीई स्टडी का लाइसेंस होता है उसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है। बेसिकली आप पहले डेवलपमेंटल लाइसेंस ला लीजिए, उस आप इनोवेटर की क्वांटिटी जितनी आपको लग रही है उसके लिए आप पहले डेवलपमेंटल लाइसेंस एक्वायर करिए। एक डेवलपमेंटल लाइसेंस फॉर एनालिसिस ऑफ इनोवेटर बोल के मिलता है, वो आप ला लीजिए, वो पहले आप अप्लाई करिए। ये सुगम ऑनलाइन सर्विसेज जो है इसके ऊपर में एप्लीकेशन होती है और उसके बाद में ये आपको मिलता है। फॉर्म 11 अप्लाई करने के ऊपर में फॉर्म 11 मिलता है, आपको फॉर्म 12 अप्लाई करना होता है इसके लिए। तो ये जो लाइसेंस होता है ये आपको मिलता है कि आप ये
डोसेज फॉर्म और ये टैबलेट्स और ये सोल्यूशन और ये सस्पेंशन के बॉटल आप इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप इन विट्रो एनालिसिस करें। तो इसके बेसिस पे वो आपको एंट्री मिल जाता है। तो आपको जब ये लाइसेंस ग्रांट होता है तो ये लाइसेंस ग्रांट होने के बाद में आप इनोवेटर मंगवा सकते हो और फिर उस पर इन विट्रो टेस्टिंग होती है। अब सेकेंड लाइसेंस जो होता है वो होता है पायलट BE/NOC के लिए या पिवोटल BE के लिए होता है। या अगेन जब वहां जाएंगे तो और एक बार बोलूंगे, लेकिन मैं अभी फिर बताना चाहता हूँ कि जब आपको पायलट BE और पिवोटल BE होना होता है तो इसके लिए आपको ये होता है कि आपको एक तो ये इंपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए कि आप बायो स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए ये लाइसेंस लगता है बेसिकली। तो एक चीज होती है BE/NOC, तो आप मतलब बाइक बैलेंस स्टडी कर रहे हो, उसका एक NOC होता है जो आपको CDSO दिल्ली से मिलता है। तो वहां पर जब आपको वो BE/NOC अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपके पास में ये लाइसेंस होना जरूरी होता है कि आप ये ड्रग को या ये टैबलेट्स को आप इंपोर्ट करने वाले हो BE स्टडी के लिए, ये एक अलग से लाइसेंस होता है। तो ये उस टाइम पे आपको अवेलेबल होना है, तो ये आपको उतना टाइम मिलता है। अब BE/NOC में क्या क्या लगता है? यूजुअली BE/NOC में आपको पायलट बैच टेस्ट का जो भी आप इंटेंड कर रहे हो उसका 3 मंथ का स्टेबिलिटी डेटा, उसके COAs और उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन, उसके कैरेक्टराइजेशन, इनोवेटर का COAs, ये सब BE/NOC में आपको देना पड़ता है। लेकिन वो अगेन जब BE/NOC का पार्ट आएगा या जब हम पायलट बायो स्टडी तक पहुंचेंगे तब मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। तो एज ऑफ नाउ इनोवेटर इंपोर्ट करने के लिए आपको 2 टाइप के लाइसेंस लगते हैं। एक लाइसेंस हुआ आपका डेवलपमेंट लाइसेंस जो कि आप इन विट्रो टेस्टिंग के लिए लोगे, और एक होगा आपका इन विवो लाइसेंस जो कि आप इन विवो टेस्टिंग के लिए लोगे। और इसके अलावा इसके अलावा और एक लाइसेंस होता है जो कि आपको मतलब जैसे मैंने बोला कि एक BE/NOC है, ये तो जब आएगा तब बोलूंगे। इसके अलावा और एक आपको हो सकता है लाइसेंस लगे। ये लाइसेंस है कि अगर आपका जो API सोर्स आपने फाइनलाइज किया है वो अगर API आपका आउटसाइड इंडिया है तो आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए भी अगेन उस API को इंपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट लाइसेंस भी एक लगेगा। ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। ये अगेन इंपोर्ट लाइसेंस आपको लेने के लिए अगेन उस टाइम तक आपके पास में वो API को लाने के लिए आपके पास में फॉर्म 29 अवेलेबल होना चाहिए। जब तक आपके पास में डोसेज फॉर्म बनाने का परमिशन नहीं है आप वो लाइसेंस या API इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो जब आप API इंपोर्ट के लिए आप ये कर रहे हो तो उसमें आपको फॉर्म 29 सबमिट करना होगा। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। तो बेसिकली आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्म 29 लगेगा जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन देगा, और फिर आपको एक फॉर्म 11 लगेगा जो कि आपको इनोवेटर को इंपोर्ट करने के लिए लगेगा। इसको 2 हेडिंग्स में हम इंपोर्ट करेंगे। एक तो डेवलपमेंट इन विट्रो टेस्टिंग के लिए क्योंकि आपको इनोवेटर टेस्टिंग करना होगा, COA बनाना होगा, उसका डिसोल्यूशन हो करके प्रोफाइलिंग चेक करना होगा। तो इसके लिए एक अलग लाइसेंस होता है जिसको डेवलपमेंटल लाइसेंस बोला जाता है। इसके अलावा आपको एक लाइसेंस होता है जो कि आपको BE स्टडी करने के लिए होता है। तो ये BE स्टडी के लिए आपको एक अलग से लाइसेंस होना होता है। और सेकंड थिंग, जब आप इनोवेटर मंगा रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आपने तुक्का लगा लिया, 10,000 25,000 टैबलेट मंगा लिया या कुछ भी मंगा लिया, ऐसा नहीं। आपको वहां पर जस्टिफिकेशन देना होता है कि आपको कितना इनोवेटर लग रहा है, उस इनोवेटर के कितने टेस्ट आप करने वाले हो, उस टेस्ट को अप्रोक्सीमेटली क्या क्या अमाउंट ऑफ सैंपल लगेंगे, ये एक पूरा बाइफर्केशन आपको बनाना पड़ता है। और ये बाइफर्केशन ऑफकोर्स आपको एक्सपीरियंस से आता है, थोड़ा आपको आपके एनालिटिकल साइंटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। और यूजुअली अगर इसका ऑफिशियल मोनोग्राफ रहा USP में इसमें तो वहां पर वो क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन से टेस्ट को कितना टैबलेट लग रहा है। तो उस हिसाब से आप इसका बाइफर्केशन बनाएंगे और ये बाइफर्केशन पूरा सबमिट करोगे फिजिकल टेस्टिंग के लिए। अगेन BE स्टडी के लिए अगेन आप क्या स्टडी प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से करना होगा और उसके हिसाब से आपको लाइसेंस मांगना होगा। तो ये 2 लाइसेंस, फिर जैसे आपका एक बार BE लाइसेंस हो गया, आपका बैचेस वो रेडी हो गया, तो उसके बाद में आपको BE/NOC, भले आप पायलट बायो स्टडी कर रहे हो या आप पिवोटल स्टडी कर रहे हो, दोनों केसेस में आपको BE/NOC लगता है। तो BE/NOC के लिए आप जो भी बैचेस पे टेस्ट बैच पे इंटेंड कर रहे हो स्टडी करने का, तो उस बैच का कंप्लीट एनालिसिस, उसका COA, आप जो इनोवेटर पे करना चाहते हो उसका कंप्लीट एनालिसिस, उसका CO, क्योंकि वो इनोवेटर तो ऑलरेडी आपके पास आया होगा, पहले
जो आपने लाइसेंस लिया है बी स्टडी के लिए, इंपोर्ट के लिए, वो बेसिस पे आप इनोवेटर मंगाओगे, इनोवेटर एनालिसिस करोगे, उसका सीओए बनाओगे और फिर वो सीओए आप BNOC स्टडी के लिए सबमिट करोगे। और अभी रिसेंट में एक नया चीज ऐसा भी हो रहा है कि यूएस ये CDSO दिल्ली दे आर इवन आस्किंग फॉर फॉर्म 29 कि भाई आप हमारे पास में BNOC के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये बैचेस आपने बनाया हो तो आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन थी क्या, इसके लिए वो फॉर्म 29 भी मांग रहे हैं। तो प्रीवियसली ऐसा होता था कि फॉर्म 29 नहीं मांगा जाता था, लेकिन अभी वहाँ फॉर्म 29 सबमिट करना होता है, तो वो आपको लेना ही होता है। तो आपके पास में फॉर्म 29 उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म के लिए चाहिए ही चाहिए बिफोर BNOC। सेकेंड थिंग इसमें एक होता है कि लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी लेबलिंग जो भी है ये पूरे लाइसेंसेस पे ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहीं आप USP लिख रहे हो, कहीं BP लिख रहे हो, कहीं USP मिस कर डाल रहे हो, या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है तो ER टैबलेट नहीं लिख रहे हो, या IR है तो उसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, तो ये सब चीजों से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको वो बहुत एक हार्मोनिटी डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट मेंशन करनी होती है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए तो आप अगेन आपको BNOC के लिए वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म 29 आ गया तो यू आर सपोज टू यू कैन स्टार्ट द प्रोडक्ट। तो ये लाइसेंसेस आप अप्लाई करोगे। आई होप यू गॉट इट। इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना तरीका होता है। आप लाइसेंसेस अप्लाई कर डालो, पैरेलल में ये होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट कोड जनरेट करना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिस्टम होता है। आप लैब नोटबुक इशू करवा कर लोगे, आप प्रोजेक्ट के डिटेल्स एंटर करोगे और आप फिर लैब नोटबुक में आपका लिटरेचर सर्च और ये सब स्टार्ट करोगे। तो इस तरीके से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अगेन जब फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, वर्क स्टार्ट करने के लिए यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग द B लाइसेंस एंड ऑल, वो आपको बाद में भी आप ऑर्डर करो चलेगा। इनफैक्ट BNOC तो जब आपको लेना है तब तो आप विदाउट 3 मंथ का स्टेबिलिटी सबमिट किए बिना ले ही नहीं सकते हो। तो ये तब तक आपको वेट करना होता है। इसके अलावा और बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स आप कर रहे हो तो उसका लाइसेंस अलग होता है, कंट्रोल सब्सटेंसेस आप बना रहे हो तो उसका लाइसेंस होता है, और ये सब लाइसेंसेस होता है। लेकिन ये क्या है, ये चीजें अभी हम कम करते हैं और अगेन इसमें गवर्निंग ज्यादा रहती है। ऑफकोर्स इसका भी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन एट दिस टाइम पॉइंट अगर वो हम डिस्कशन करने बैठे तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो जब आएंगे तब ये करेंगे। तो अगर आपका नार्कोटिक ड्रग है, कंट्रोल ड्रग है, ये है, तो ये पूरा हमारा डेवलपमेंट होने के बाद में आई विल डिस्कस के ये नार्कोटिक के उसके लिए कैसा लाइसेंसिंग है, क्या एप्लीकेशन करते हैं, हाउ डू यू मेंटेन द इन्वेंट्री। जस्ट टू टेल यू, जो आप नार्कोटिक के अंदर लाते हो वो उसको आप पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है ना, आप उसको फेंक सकते हो ना, विदाउट FDA की परमिशन के डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। और वो लॉक एंड की में होता है, उसके लिए आपको स्पेशल FDA का परमिशन लगता है ऑर्गेनाइजेशन से, जो आपको मेंटेन करना होता है। तो ये काफी टीडियस एक्टिविटी है, लेकिन अभी लर्निंग के लिए आई डोंट थिंक इट शुड मैटर मच। तो ये जब उस टाइम जाएंगे या हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटी खत्म होगा तो हम तब देखेंगे। फिलवक्त के लिए जो मैंने आपको 3 लाइसेंस बताया है, ये 3 लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। और ये लाइसेंसिंग एक बार हो गई तो आपने फिर प्रोजेक्ट कोड जनरेट करवा लिया और आपने LNB इशू करा ली, एनालिटिकल साइंटिस्ट ने उसकी LNB इशू करा ली, और अब आपको वेट करना होता है कि आपका फॉर्म 29 कब तक आएगा। अगर आपका इंपोर्ट लाइसेंस है तो वो कब तक आएगा, API इंपोर्ट कर रहे हो तो। और अगेन इसमें चीजें, अगर लोकल भी आपका इंपोर्ट नहीं भी करना है API को, और API आपको लोकल से भी मिल रहा है, तो भी आपको उस टाइम तक आपका फॉर्म 29 तो अवेलेबल चाहिए। तो ये हो गया है लाइसेंसिंग पार्ट। और फिर ये लाइसेंसिंग पार्ट हो जाए जैसे, तो यूजुअली क्या होता है कि आप जैसे अप्लाई कर डालते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म 29 अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो 20 दिन से 1 महीना टाइम लगता है। अगर आपको फॉर्म 29 डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, और जैसे मैंने बताया कि एक NOC लगता है, अगर वो ड्रग पहले इंडिया में नहीं चल रहा है तो आपको एक NOC देना होता है, तो वो NOC के लिए अगेन 45 डेज लगते हैं। तो बेसिकली आप NOC लो 45 डेज, और उसके बाद में अगेन 25 to 30 डेज फॉर्म 29 के लो, तो आपको वो 2 महीना टाइम मिलता है। तो आप लाइसेंस अप्लाई कर डालोगे, और लाइसेंस अप्लाई करके आप खाली बैठोगे क्या? ऑफकोर्स आप खाली नहीं बैठोगे। ये 2 मंथ का जो टाइम होता है ये आप लिटरेचर सर्च में डालोगे।
आप एपीआई कहाँ से लेना है, किसका लेना है, कैसे कैरेक्टराइज करना है, उसके लिए डालोगे। आप इनोवेटर का रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में डालोगे। तो ये 2 महीने इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल 2 महीने होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ये आपका टाइम होता है कि आपको एक फुल फ्लेज टाइम मिलता है कि आप जितना हो सके उतना लिटरेचर सर्च करें, और जितना आपका लिटरेचर सर्च साउंड है, जितना आपका होमवर्क साउंड है, उतना आपको वो डेवलपमेंट में इजी जाएगा। तो ये 2 महीने आप जो भी है ये यूटिलाइज करोगे पूरे लिटरेचर वर्क के लिए। और मेरे हिसाब से कभी कभी तो 2 महीने भी कम पड़ते हैं लिटरेचर वर्क के लिए। तो अब ये 2 महीने हम कैसे लिटरेचर वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं एंड ऑल, दिस वी विल होपफुली डिस्कस टुमारो। और अगेन मैं ये जो लिटरेचर सर्च का पार्ट होगा, ये होगा मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, और इसको बहुत हम स्लोली देखेंगे। हो सकता है कि इसको कई सारे दिन लग जाए इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपका हार्ट ऑफ डेवलपमेंट इज आपका लिटरेचर सर्च। आप जितना स्ट्रांग रहोगे, जितना इंफॉर्मेशन, जितना डेटा जनरेट करोगे, जितनी आप उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, उतना आपको वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इजी जाएगा। तो मैं मेरा मेजर जो भी टाइम रहेगा अभी यहाँ से लिटरेचर सर्च को, भले एक एक पॉइंट को, सिर्फ छोटे छोटे एक पॉइंट को अगर मुझे एक दिन का 20 से 25 मिनट का लेक्चर लग रहा है तो मैं उतना ही करूंगा, बट आई विल मेक श्योर कि ये हम काफी डिटेल में डिस्कस करें। क्योंकि जो आपने लिटरेचर सर्च आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 80% तो काम वहीं खत्म हो गया, जितना आप लिटरेचर सर्च साउंड करोगे। तो वो एक चीज, आप उसकी फाइल मेंटेन करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेकंड चीज, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है रिलेटेड टू एनी A&D प्रोडक्ट, R&D प्रोडक्ट, आप जो लिटरेचर जमा करते हो, आपका एनालिसिस का डेटा, आपका हर एक चीज का डेटा, टॉक्सिसिटी का डेटा, आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल का डेटा, आपका QTTPs, ये सब जो चीजें होती है, ये सब चीजें आप एक फाइल में जमा करते रहते हो। और एक गोल्डन रूल होता है कि व्हाट दैट हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड हैज नॉट बीन डन। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो लेकिन आपने वो लिखा नहीं है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने किया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप ये 2-3 महीने जब लिटरेचर सर्च भी करते हो, जो आपको टाइम मिलता है, तो इसको पूरा आपको ये रहता है कि आप एक हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से करता है। कोई व्हाइट पेपर बना लेता है, उसमें अपना लिटरेचर सर्च लिखते हैं, उसके कंक्लूजन लिखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, कोई लिटरेचर का प्रिंट आउट निकाल के उसके ही ऊपर में ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। तो ये सब चीजें है। लेकिन जैसे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि लिटरेचर सर्च और प्रोडक्ट स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। वेल बिगिन इज हाफ डन। तो आपने अच्छे से शुरुआत कर ली तो आपका 50 to 80% तो काम वहीं पर हो गया। अगर आपने ड्रग मॉलिक्यूल अच्छे से समझ लिया, फॉर्मुलेशन अच्छे से समझ लिया, इनोवेटर को अच्छे से स्टडी कर लिया, तो वहां से आपका बहुत इजी जाएगा डेवलपमेंट का पार्ट। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, हम लिटरेचर एक्टिविटी, जो कि मैं काफी डिटेल में स्टडी करवाऊंगा आपको। और मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों में से जो सब है, आप आगे के जो भी लिटरेचर सर्च के लेक्चर्स है वो ध्यान से सुनिए। और आप में से जिसको भी इंटरेस्ट है, आप कोई भी एक डमी मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लीजिए। चाहिए तो एक आधा एग्जाम्पल मॉलिक्यूल का मैं आपको दे डालूंगा, और आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लिटरेचर सर्च करिए और उसको कंपाइल करिए। अगर ये चीज आप सीख लिए तो आपका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का 80% काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। सो लेट अस सी, टुमारो विल स्टार्ट विद द लिटरेचर सर्वे एंड अदर एक्टिविटीज। और लिटरेचर सर्वे में बहुत सारी चीजें आते हैं जो मैं आपको एक करके बताऊंगा, कैसे कंक्लूड होता है, कैसे डेटा निकाला जाता है। ये तो ये कल से एकदम इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको लगता है मेरे लेक्चर्स के आप चाहिए तो नोट्स बना ले। और आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, कोई एमफर्म है, पास आउट है, जॉब देख रहा है, तो आप ये चीज समझ के आप खुद असाइनमेंट लीजिए। कोई एक मॉलिक्यूल, एक फॉर्मुलेशन यूएस का सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम करिए। और अगर आप ऑलरेडी जॉब पे भी है तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है, आप उस प्रोजेक्ट को ही लेके ये असाइनमेंट फॉर्म में करिए। ये जब आप करोगे, जो भी आप अप टू 5 years एक्सपीरियंस, 6 years एक्सपीरियंस लोग हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक फॉर यू। आप मैं बोलता हूँ अगर ये चीजें आप अच्छे से कर लो तो आपका पूरा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you for hearing me out, and we will meet again tomorrow with literature search activity. Thank you. Good night. Good day.